Assalamu alaikum everyone and welcome back to another video of the step playlist of stylistics and आज का जो हमारा topic है that would be stylistics as an interdisciplinary field. Okay, so ये topic थोड़ा सा lengthy है, video lengthy भी हो सकती है, so make sure you watch the complete video and because it is very much important and it is the whole crux of stylistics. हम ऐसे कह सकते हैं कि stylistics का जो main चीज़ है वो यही है कि ये एक interdisciplinary field किस तरह से है. Okay, interdisciplinary means the bridge discipline. अब स्टाइलिस्टिक्स में हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स के एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनको स्टाइलिस्टिक्स ओवरलैप करती है. अब ओवरलैप करने से क्या मुराद है कि स्टाइलिस्टिक्स के अंदर हमें डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे लिटरेचर के भी, हमें एलिमेंट्स मिलेंगे लिंग्विस्टिक्स के भी, हमें एलिमेंट्स इसमें मिलेंगे जो है वो कॉग्निटिव साइंसेस के भी, ठीक है, और हमें इसमें बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स के एलिमेंट्स मिलेंगे जिसकी वजह से हमने स्टाइलिस्टिक्स को एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड कहा. ओके, अब हमारे पास जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टाइलिस्टिक्स जो है वो लिंग्विस्टिक्स को कैसे ओवरलैप करती है. ये कुछ कंफ्यूजन न रह जाए तो लेट्स जस्ट रीड इट वंस के स्टाइलिस्टिक्स इनकॉर्पोरेट्स द ओवरलैपिंग एलिमेंट्स ऑफ द वेरियस डिसिप्लिन्स, कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स के एलिमेंट्स को स्टाइलिस्टिक्स अपने अंदर शामिल करता है, इनकॉर्पोरेट करता है. ठीक है, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड सच ओवरलैपिंग एलिमेंट्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स थ्रू विच स्टाइलिस्टिक्स गॉट इन्फ्लुएंस्ड, कि ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जिनसे स्टाइलिस्टिक्स इन्फ्लुएंस हुई और जिनका इन्फ्लुएंस हमें स्टाइलिस्टिक्स में नज़र आता है. सबसे पहले जिसको हम डील करेंगे दैट वुड बी लिंग्विस्टिक्स. अब स्टाइलिस्टिक्स जो है वो हमारे पास हम बहुत स्टार्टिंग से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि स्टाइलिस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द लिटरेरी टेक्स्ट थ्रू लिंग्विस्टिक ओरिएंटेशन. लिंग्विस्टिक ओरिएंटेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है? लिंग्विस्टिक ओरिएंटेशन मीन्स कि एक स्टाइलिस्टिक्स जो है वो हमारे पास एक लिटरेरी टेक्स्ट को देखती है लेकिन लैंग्वेज के टूल्स को यूज़ करते हुए. हम एक लिटरेरी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं, हम उसका लैंग्वेज स्टाइल देखते हैं, हम उसके लिंग्विस्टिक टेक्निक्स की बेस पे एनालिसिस करते हैं. ओके, थ्रू लिंग्विस्टिक ओरिएंटेशन यानी कि टेक्निक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स आर ऑफन अप्लाइड टू बोथ लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट. हमारे पास लिटरेरी पे भी अप्लाई होती हैं और नॉन लिटरेरी पे भी अप्लाई होती हैं. ठीक है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ लिटरेरी टेक्स्ट की हम बात करते हैं, हम नॉन लिटरेरी की भी बात करते हैं, लेकिन स्टाइलिस्टिशियंस का जो मेन कंसर्न होता है वो हमारे पास लिटरेरी टेक्स्ट होता है क्योंकि हमने लिटरेचर को डील करना है लिंग्विस्टिक ओरिएंटेशन के थ्रू. ठीक है, अब हम जो है स्टाइलिस्टिक्स की अगर बात करें कि इसकी बेस क्या है, ये इमर्ज कैसे हुआ, ये स्टार्टिंग में क्या था, तो बेसिकली स्टाइलिस्टिक्स की बेस है लिंग्विस्टिक्स. स्टाइलिस्टिक्स हमारे पास लिंग्विस्टिक्स से इमर्ज हुआ यानी कि एक लैंग्वेज स्टडी का डिसिप्लिन था और वो फॉर्मलाइज हुआ अर्ली 20th सेंचुरी में एज लिंग्विस्टिक्स. लिंग्विस्टिक्स के तौर पे अर्ली 20th सेंचुरी में स्टाइलिस्टिक्स हमारे पास फॉर्मलाइज हुआ और हमारे पास इसकी जो ओरिएंटेशन यानी कि जो इसका कंसर्न है, जो बेसिकली ये जिस चीज़ को डील करता है दैट इज़ लिंग्विस्टिक्स. सो स्टाइलिस्टिक्स इज़ प्राइमरीली लिंग्विस्टिक इन इट्स ओरिएंटेशन. हमारे पास स्टाइलिस्टिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर से या लिटरेरी क्रिटिसिज्म से ओवरलैप नहीं करता, हमारे पास ये जो है बहुत सारे और डिसिप्लिन से भी ओवरलैप करता है. ठीक हो गया. अब हम ये कहते हैं कि स्टाइलिस्टिक्स जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स पे बेस्ड है. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो आगे एलिमेंट्स हैं उनको ज़रा ध्यान से समझिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑब्जेक्टिव है. स्टाइलिस्टिक्स हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव. और ओके, लिंग्विस्टिक्स भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव होती है, साइंटिफिक होती है, रिगरस होती है यानी कि रिजिड अबाउट द रूल्स, फॉल्सिफाइबल होती है एंड रेप्लिकेबल होती है. अब यहाँ पे एक चीज़ आ गई कि अगर ये ऑब्जेक्टिव होती है तो ये फॉल्सिफाइबल कैसे होती है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारे पास रूल्स होते हैं ना, वर्ल्डली एक्सेप्टेड रूल्स, यही होता है ना हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी. जब एक चीज़ रूल्स की बेस पे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है तो वो फॉल्सिफाइबल कैसे हो सकती है, वो गलत कैसे हो सकती है? अभी क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के माइंड में आया होगा, तो लेट मी क्लेरिफाई दिस फॉर यू कि सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं
ओके, बिहेवियरिज्म की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बिहेवियरिज्म थ्योरी हमारे पास लिंग्विस्टिक्स में एग्जिस्ट करती है, वी ऑल नो दैट। बिहेवियरिज्म थ्योरी में हमारे पास जो है वो इमिटेशन का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, स्किनर ने दी। हम सबको इस चीज़ का पता है कि बिहेवियरिज्म की थ्योरी हमें बीएफ स्किनर ने दी। अब ये थ्योरी जो थी ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड थी, यानी कि ऑब्जेक्टिव थी, क्लासिफाइड थी, रूल्स की बेस पे प्रूवन थी, ठीक है। लेकिन जब बिहेवियरिज्म के बाद मेंटलिज्म आया, तो मेंटलिज्म किस बेस पे आया? उसने बिहेवियरिज्म को फॉल्सिफाई किया तो मेंटलिज्म आया। कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिव होने के साथ साथ हमारे पास जो है वो फॉल्सिफाइबल भी हो सकती है, बिकॉज एक चीज़ अगर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है तो ऐसा नहीं है कि वो कन्फाइंड है, वो परफेक्ट है। एवरीथिंग हैज़ फ्लॉज इन इट, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनमें फ्लॉज भी होते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है एंड अलॉन्ग विद दैट फॉल्सिफाइबल भी हो सकती है। तो स्टाइलिस्टिक्स भी लिंग्विस्टिक्स के इन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है कि वो ऑब्जेक्टिव है, रिगरस है, फॉल्सिफाइबल है एंड रेप्लिकेबल है। और लिंग्विस्टिक्स की तरह ही स्टाइलिस्टिक्स भी ये बिलीव करती है कि फॉल्सिफाइबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी आर द की टू द एनालिसिस ऑफ एनी लिटरेरी टेक्स्ट। यानी कि एक चीज़ जो है किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए अगर आप एक थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होनी चाहिए। दूसरी चीज़ उसमें ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि कोई नेक्स्ट आने वाला थ्योरी जो है वो उसको फॉल्सिफाई कर सके। ओके, यहाँ तक तो हमने पढ़ी ये सारी की सारी जो हमने डिटेल पढ़ी, ये सारी डिटेल थी हमारे पास लिंग्विस्टिक्स के अबाउट, कि लिंग्विस्टिक्स के कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास स्टाइलिस्टिक्स में हम उनको डील करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म एज पर द नेम सजेस्ट इट इज़ रिलेटेड टू लिटरेचर, ठीक है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म टोटली लिटरेचर से रिलेटेड है, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म हमारे पास क्या करता है, डी कोड करता है ऑथर के मैसेज को, ठीक है, सोशियो कल्चर फैक्टर्स को, लिटरेरी टेक्निक्स एंड डिवाइसेस को एंड द यूजेज ऑफ लैंग्वेज को। एक लिटरेरी क्रिटिक जो है उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो काम है वो क्या होता है कि जो ऑथर ने मैसेज दिया उसको डिकोड करे। ऑथर ने किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ की, ऑथर ने किस सोसाइटी में रह के, कौन से कल्चरल इन्फ्लुएंस में रह के ये चीज़ें राइट की, कौन सी लिटरेरी टेक्निक्स एंड डिवाइसेस यूज़ किए। स्टाइलिस्टिक्स जो है वो हमारे पास लिटरेरी क्रिटिक की लिंग्विस्टिक अप्रोच को इन्हांस करती है। एक लिटरेरी क्रिटिक जो है उसका जो काम हमारे पास ये है, यूज़ ऑफ लैंग्वेज को भी उसने इन्फ्लुएंस करना है, तो वो इस वाली टेक्निक को इन्हांस करती है स्टाइलिस्टिक्स। और जो लिटरेरी क्रिटिक होता है वो फोकस किस चीज़ पे करता है, पैटर्न्स ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड इन द टेक्स्ट। जब हम एक लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ते हैं या फिर किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कुछ हो या ना हो, उसके सोशियो कल्चर फैक्टर्स हमें पता हो या ना हो, उसका बैकग्राउंड पता हो या ना हो, उसका हमें कॉन्टेक्स्ट पता हो या ना हो, बट वी आर प्रिटी श्योर अबाउट वन थिंग कि इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ हुई है उसका कुछ ना कुछ स्टाइल है, ठीक है। और वो स्टाइल क्या है, हम उस स्टाइल को आइडेंटिफाई करते हैं। अब लीच जो है वो स्टाइलिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं एज अ ब्रिज डिसिप्लिन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ भी हमारे पास रेफरेंसेस आ जाते हैं वहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, हमारा कोई भी चीज़ हो, हमारी वो ऑथेंटिकेट हो जाती है, और ये चीज़ आपको जो है वो एक बहुत ज़्यादा फेवर देती है कि आप अपनी बात तो कर रहे हैं लेकिन आप उसको ऑथेंटिकेट किस तरह से करेंगे। ओके, तो लीच हमारे पास स्टाइलिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं एक ब्रिज डिसिप्लिन के तौर पे, और वो ये कहते हैं कि ये कनेक्ट करता है लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स को, और उनके कहने के मुताबिक बाय कंसीडरिंग लिंग्विस्टिक एनालिसिस एज द पार्ट ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन टू फील्ड्स ऑफ स्टडी। टू फील्ड्स ऑफ स्टडी कौन से, लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर, ठीक हो गया। अब इन दोनों को कनेक्ट क्या कर रहा है, स्टाइलिस्टिक्स। अब वो ये कहते हैं कि इस स्टाइलिस्टिक्स में हम जो है वो लिंग्विस्टिक एनालिसिस को इसका पार्ट कंसीडर करके, लिंग्विस्टिक एनालिसिस क्या होता है, स्टाइल ऑफ लैंग्वेज का एनालिसिस,
स्टाइल ऑफ लैंग्वेज को एनालाइज करने को हम कहते हैं लिंग्विस्टिक एनालिसिस। वो कहते हैं कि लिंग्विस्टिक और लिटरेचर के सब्जेक्ट्स में अगर हम इस चीज़ को जगह दे देते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं एंड एंटिसिपेट करते हैं इंटरप्रिटेटिव सिंथेसिस को, यानी किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है हमारे पास जब हम इन चीज़ों को उसके अंदर वैल्यू देते हैं। लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर को कनेक्ट करती है स्टाइलिस्टिक्स, एंड स्टाइलिस्टिक्स जो है वो हमारे पास लिंग्विस्टिक एनालिसिस, अगर हम इसमें इसको जगह देते हैं लिंग्विस्टिक एनालिसिस को, तो लिंग्विस्टिक एनालिसिस क्या होता है, स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, उसका एनालिसिस। तो हम एक इंटरप्रिटेटिव सिंथेसिस को जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास हो गया लिटरेचर या लिटरेरी क्रिटिसिज्म का इन्फ्लुएंस ऑन स्टाइलिस्टिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अदर देन लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, स्टाइलिस्टिक्स में हमारे पास ओवरलैपिंग एलिमेंट्स जो हैं वो विजुअल आर्ट्स के भी आ जाते हैं, कॉग्निटिव फॉर्म्स के भी आ जाते हैं। ठीक है, और स्टाइलिस्टिक्स हमारे पास बेसिकली किस चीज़ को डील करती है, हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो स्टाइलिस्टिक्स हमारे पास डील करती है फॉर्म को, फंक्शन को, मीनिंग को, और एक वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स को कनेक्ट करती है इन चीज़ों के थ्रू। अब हर डिसिप्लिन में फॉर्म भी होगी, हर डिसिप्लिन में कुछ ना कुछ फंक्शन भी होगा, कुछ ना कुछ मीनिंग भी होगा, तो स्टाइलिस्टिक्स इन चीज़ों के थ्रू डिफरेंट डिसिप्लिन्स को कवर करती है। लीच ये कहते हैं कि स्टाइलिस्टिक्स को अगर ब्रॉडर ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में हम प्लेस करते हैं तो हमारे पास ये एक मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी नहीं रहेगा कि स्टाइलिस्टिक्स जो है वो बहुत सारे जो है वो डिसिप्लिन्स को डील करती है। जब हमने इसको एक ब्रॉडर ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में प्लेस किया तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी पीस ऑफ लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं तब हम उसके साथ जुड़ी और चीज़ों को भी स्टडी कर सकते हैं जो उसके रिलेशन में हैं। लाइक अगर हम किसी चीज़ को डील कर रहे हैं, हम किसी पर्सन ने एक पेंटिंग देखी और उस पेंटिंग पे एक पोम लिख दी, अब उस पोम को हम डील कर रहे हैं तो कनेक्शन हमारा उस पेंटिंग के साथ भी बनेगा, हम उस पेंटिंग को भी समहाउ डील कर रहे हैं जो कि उसके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उससे कनेक्टेड है। ठीक है, और अगर हम सिर्फ उस पेंटिंग का एनालिसिस करें तो पेंटिंग जिस बंदे ने जो भी सोच के बनाई, जो भी उसका कॉन्टेक्स्ट था, जो भी उसके सोशल एस्पेक्ट्स थे, जो भी उसके कल्चरल एस्पेक्ट्स थे, जाहिर है एक पर्सन जब कुछ बनाता है या क्रिएट करता है उसके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। तो वो पेंटिंग जब हमने बनाई तो उस पेंटिंग में हमने क्या किया कि हमने प्रॉपरली उस पेंटिंग को एनालाइज जब किया तो हमारा समहाउ हमने उन एस्पेक्ट्स को भी एनालाइज किया कि इसने जो है अगर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में यूजुअली कलर से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इसने अगर येलो कलर जो है वो पॉवर्टी के लिए यूज़ किया है, वहाँ पे पॉवर्टी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ किया है, तो हम समहाउ उस पेंटिंग के साथ जुड़ी पॉवर्टी को भी कनेक्ट कर रहे होंगे, उसको भी एनालाइज कर रहे होंगे। तो बेसिकली स्टाइलिस्टिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ पीस ऑफ लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं एनालाइज करते बल्कि उसके साथ जुड़ी बहुत सारी चीज़ों को भी एनालाइज करते हैं जो बाद में कहीं ना कहीं ब्रॉडर सेंस में उसको मीनिंग प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक है, अब हम इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि इट नो लॉन्गर सीम्स कॉन्ट्रोवर्शियल दैट व्हेन वी डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीस ऑफ लैंग्वेज वी कैन ऑल्सो स्टडी थिंग्स एंड इट्स इंटर रिलेशन विद दोज थिंग्स विच लाई बियॉन्ड इट। यानी कि उन चीज़ों के साथ भी इसका इंटर रिलेशन स्टडी करते हैं जो इन चीज़ों के बियॉन्ड लाई कर रही हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका नॉलेज, उसका सोशल बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें। बट nevertheless gives its meaning in its broader sentence। nevertheless का मतलब होता है कभी कभार, यानी कि बहुत रेयरली। दिस इंक्लूड द शेयर्ड नॉलेज ऑफ रीडर एंड राइटर, कि रीडर और राइटर का शेयर्ड नॉलेज। जैसे अब रीडर ने अगर वहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड यूज़ किया जिसको वो सिम्बॉलिकली किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है और राइटर को पता है कि वो सिम्बॉलिकली उस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो उनका शेयर्ड नॉलेज है। उसके बाद सोशल बैकग्राउंड, जैसे मैंने अभी पॉवर्टी वाली एग्जाम्पल दी। प्लेसिंग ऑफ टेक्स्ट इन इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, के उसका हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है वो भी समहाउ कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि स्टाइलिस्टिक्स एक्सपैंड हो रही है और वो सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स तक लिमिटेड नहीं है। ठीक है, या फिर लिटरेरी टेक्स्ट की लैंग्वेज तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है। जैसे अभी हमने विजुअल आर्ट्स की बात की, अभी हमने कॉग्निटिव साइंसेस की बात की, अभी हमने ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में प्लेस करने की बात की साइंस को, स्टाइलिस्टिक्स को। ओके, लोग कंसीडर करते हैं कि स्टाइलिस्टिक्स और लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स सेम चीज़ है,
जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टाइलिस्टिक्स जो है वो हमारे पास डील करती है किस चीज़ को, एक स्टाइलिस्टिक्स हमारे पास एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है, एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस आ जाती हैं, जिसमें कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक्स आ जाती है, जिसमें हमारे पास फॉर्मलिस्ट स्टाइलिस्टिक्स आ जाती है, जिसमें हमारे पास जो है वो फंक्शनलिस्ट स्टाइलिस्टिक्स आ जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास स्टाइलिस्टिक्स एक अम्ब्रेला टर्म है उसके अंडर आती हैं, जबकि लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स जो है वो हमारे पास डील करती है सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट को। और बहुत सारे लोग इसी चीज़ को मिस इंटरप्रेट करते हैं कि स्टाइलिस्टिक्स और लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स सेम है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब स्टाइलिस्टिक्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी टेक्स्ट को डील ना करते हुए नॉन लिटरेरी टेक्स्ट की तरफ जाती है, तब हम किन चीज़ों को देखते हैं। ओके, स्टाइलिस्टिक्स जब हम लिटरेरी टेक्स्ट का एनालिसिस करें, हमने स्टाइलिस्टिक्स में देखा कि हम उसके मेटाफर्स को देखते हैं, उसके सिमिलीज को देखते हैं, उसके एलिट्रेशंस को देखते हैं, ठीक है। लेकिन जब नॉन लिटरेरी टेक्स्ट की तरफ जाएंगे, जैसे कि हम एक बायोग्राफी ले लेते हैं, हम किसी की ऑटोबायोग्राफी ले लेते हैं, हम कोई क्रिएटिव नॉन फिक्शन का वर्क ले लेते हैं, ठीक है, हम कोई जो है वो लेटर ले लेते हैं, कोई आर्टिकल ले लेते हैं, उनमें हम क्या चीज़ें चेक करेंगे, उनका हम स्टाइलिस्टिक एनालिसिस किस तरह से करेंगे, क्योंकि उनमें कोई मेटाफर नहीं होगा, कोई एलिट्रेशन नहीं होगा, कोई उनमें अंदर जो है वो मेटाफोरिकल लैंग्वेज नहीं होगी, कोई फिक्शनल कैरेक्टर्स नहीं होंगे, फिर उनका एनालिसिस कैसे करेंगे। तो उनके एनालिसिस के लिए हम ये वाली टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे फोरग्राउंडिंग, डेविएशन, पैरेललिज्म, और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास हम नोटिस करेंगे कि किस तरह से ऑथर ने या राइटर ने इन चीज़ों को यूज़ करते हुए एक प्रॉपर हमें पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, एक प्रॉपर हमें कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। Okay, stylistics can also be used to establish the ideological basis of the text meanings, to study the ideology in a language. अब स्टाइलिस्टिक्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टाइल ऑफ लैंग्वेज तक रिलेटेड नहीं है, लिमिटेड नहीं है। स्टाइलिस्टिक्स में हम आइडियोलॉजी या इडियोलॉजी, दोनों प्रोनाउंसिएशन हैं, आप जो चाहें प्रोनाउंस कर सकते हैं, उसको भी हम इसके साथ साथ डील करते हैं कि हम लैंग्वेज में या फिर किसी टेक्स्ट में आइडियोलॉजी को कैसे डेवलप करेंगे। ओके, अब हमारे पास जो है इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम जो है, सपोज हमारे पास फेमिनिस्ट लिंग्विस्टिक्स है। फेमिनिस्ट लिंग्विस्टिक्स हमारे पास किस चीज़ को डील करेगी, वुमेन पर्सपेक्टिव को, ठीक है। एक आइडियोलॉजी आ गई कि वुमेन का पर्सपेक्टिव या फिर वुमेन को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, वो चीज़ें सोसाइटी में क्या। और क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस हमारे पास क्या करेगा, किसी भी डिस्कोर्स को, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो हिस्टोरिकल है, चाहे वो जो है वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल डिस्कोर्स है, कुछ भी है, कोई भी कॉन्वर्सेशन है, उसको एनालाइज करेगा क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास आइडियोलॉजी को डील कर रही हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को डील कर रही हैं, ठीक है। हम जब इन चीज़ों को देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टडीज़ हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो हैं वो स्टाइल को नहीं डील करेंगी, ये हमारे पास सोशो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को भी डील करेंगी और ये हमारे पास सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी डील करेंगी, ठीक है। अब फेमिनिस्ट लिंग्विस्टिक्स में हम स्टाइल कहाँ से स्टडी करेंगे, फेमिनिस्ट लिंग्विस्टिक्स में तो हमारे पास वुमेन का पर्सपेक्टिव आएगा ना, और डिस्कोर्स एनालिसिस में हमारे पास डिस्कोर्स की आइडियोलॉजीज आएंगी कि वो डिस्कोर्स किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ, किस सिचुएशन में यूज़ हुआ, क्या चीज़ें हुई वहाँ पे, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो अगर इन सब्जेक्ट्स में या इन आइडियोलॉजीज़ में हम अगर कहीं पे कोई भी लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट ढूंढते हैं, यानी कि एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज करते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम स्टाइलिस्टिक्स के थ्रू करेंगे। तो फेमिनिस्ट लिंग्विस्टिक्स, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, इन सब चीज़ों को समहाउ स्टाइलिस्टिक्स इंटरडिसिप्लिन करता है, स्टाइलिस्टिक्स ओवरलैप करता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम आइडियोलॉजी की बेस पे स्टडी कर रहे हैं तो उसका जो भी हमारे पास स्टाइल को हम स्टडी करेंगे वो हम स्टाइलिस्टिक्स के थ्रू करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो अबाउट द इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, स्टाइलिस्टिक्स एज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। और आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर बिकॉज आई ट्राई माई बेस्ट टू बी एज मच सिंपल एज पॉसिबल। फिर भी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस यू हैव, or I will even try to make short videos and drop the link to your comment, and you can go check that out. If you have any query, you can drop that down below. Okay, thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Stay safe. Bye bye.